नमस्कार, एनटीआर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने वोटर्स को साधने की कवायद शुरू कर दी है। अंबेडकर जयंती के मौके पर दोनों पार्टियों में उन्हें अपना सबसे बड़ा आदर्श या यूं कहें कि प्रेरणा स्रोत बताने की होड़ नजर आई। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि बाबा साहब के बहाने दलितों को अपनी ओर खींचने की कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की गई। अब दलित किसे अपना बड़ा रहनुमा मानेंगे या मानते हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन दोनों ही दल खुद को दलितों का सबसे बड़ा हमदर्द होने का संदेश तो दे ही रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर जयंती के मौके पर इंदौर के महू और भोपाल में 2 जगह कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश भर में बीजेपी ने हर बूथ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस ने धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई। प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल अंबेडकर चौक पर आयोजित बाबा साहब की जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने 1 करोड़ की राशि निर्माण कार्यों के लिए देने की घोषणा भी कर दी। इसके अलावा उन्होंने अंबेडकर चौक में ही नगर निगम के जरिए बाबा साहब की 20 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा कर दी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बाबा साहेब की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाने की अपनी योजना का ऐलान कर दिया, जिसमें लोगों के सहयोग से इस काम को पूरा करने की बात उन्होंने कही है। उधर छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंची। उन्होंने कलेक्ट्रेट चौक पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माला पहनाकर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। मतलब साफ है, दोनों प्रदेशों में राजनीतिक दलों ने दलितों को लुभाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही दलितों की सबसे बड़ी रहनुमा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दलित अपना हितैषी आखिर किसे मानते हैं? किसने दलित हित में अब तक कितना काम किया? सही मायनों में कौन सी पार्टी दलितों का उत्थान चाहती है और उस दिशा में काम करती रही है? हमारे साथ कुछ गेस्ट भी होंगे जिनके साथ आज हम यही चर्चा करेंगे। इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनिए अंबेडकर जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा। आगे हम आपको यह भी सुनवाएंगे कि दलितों को लेकर किस पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा है। और भाइयों, श्रद्धा सहित दोनों हाथ जोड़ के बाबा साहब को प्रणाम करें और उनके प्रति आभार प्रकट करें। बाबा साहब अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक गरीब परिवार में पैदा हुए। मैं अपने बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, स्कॉलरशिप लेके पढ़ने गए। पहले मुंबई में पढ़ाई की, फिर अमेरिका में पढ़ाई की, फिर लंदन में पढ़ाई की, और पढ़ाई भी ऐसे की कि पूरे दुनिया भर के विद्यार्थियों को पीछे छोड़ के पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया तो बाबा साहब ने किया। उनसे उच्च शिक्षित व्यक्ति मिलता नहीं है। अद्भुत प्रतिभा के धनी। और मैं अपने बच्चों से सबसे पहले कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब ये चमत्कार कर सकते हैं तो मेरे बेटा बेटियों तुम भी ये चमत्कार कर सकती हो। सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या भेद हो रहा है, और जब ये विचार आपके मन में आएगा तब आप संघर्ष के लिए आगे आएंगे। संघर्ष तब होगा जब आप संगठित होंगे। तो संगठन के बिना ये काम नहीं चल सकता। इसलिए बाबा जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अंबेडकर जी के याद करते हैं, सामाजिक समरसता के अग्रदूत बाबा साहब अंबेडकर जी को आज जयंती के अवसर पे हम सब नमन करते हैं, याद करते हैं। पूरे देश ही नहीं दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जो आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं
मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने न केवल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की स्थापना की, बल्कि ऐसा एक मार्ग बताया जो भारत के देश, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब ने पूरे जीवन न केवल देश के लिए, बल्कि उनकी जो दिव्य दृष्टि थी और जो सोच थी, भारत के विभाजन के घोरतम विरोधी थे। आज 14 तारीख को सच्चे श्रद्धा सुमन श्री अंबेडकर जी की जयंती पर अनुसूचित जाति वर्ग के खास तौर पे सदस्यों के तभी होंगे जब हम शपथ लें कि अंबेडकर जी ने कहा था कि कांग्रेस को ज्वाइन करना यानी कि आत्महत्या करना, क्योंकि दलित वर्ग के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर यदि सबसे ज़्यादा शोषण और अत्याचार के आरोप है राजनीतिक रूप से, तो वो कांग्रेस के ऊपर है। तो आइए हम अंबेडकर जी की इस इच्छा को पूर्ण करें और देश को कांग्रेस मुक्त बनाएं और कांग्रेस को पूरी तरीके से जड़ से हटाएं। तो चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रवक्ता हैं हितेश वाजपेयी। हितेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं ब्रजभूषण नाथ। ब्रजभूषण नाथ जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा। अंशुल मिश्रा जी, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के नेता मनीष राय जुड़ गए हैं। मनीष राय जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हितेश वाजपेयी साहब, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। सर, चुनाव नजदीक आ रहा है, तैयारियां चल रही हैं पार्टी की? जी बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और हमारे पास तो एक ही माध्यम है साहब, डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। सरकार बच जाती है तो सरकार के माध्यम से काम करते हैं। विपक्ष पे जहां आते हैं तो हम विपक्ष की आवाज मजबूत करते हैं। वही कांग्रेस है तो सरकार धोखे से बना लेती है, तो उसकी सरकार का तिया पांचा हो जाता है, जैसे कमलनाथ जी हमें फिर से देके चले गए। और जहां विपक्ष में रहते हैं तो आपने देखा है कि वो रहते ही नहीं है, दिल्ली छोड़ो तो दुबई चले जाते हैं। तो ये तो स्थिति हमारे सामने है, तो कौन बेहतर है इसका अंदाजा जनता लगा सकती है। और रहा सवाल आज आपके विषय का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी और कांग्रेस की पटरी, खास तौर से नेहरू जी की पटरी कभी नहीं बैठी। और यही कारण है कि जब वो उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे तो पूरा जोर कांग्रेस ने लगाया और उनको हराया भी। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जो 1951-52 की जो बात थी, उस दौरान बाबा साहब ने कहा भी था कि यूपी के जो दलित समाज है उस समय का, उनसे उन्होंने अनुरोध भी किया था कि कांग्रेस को समर्थन मतलब आत्महत्या के समान है। और उसका कारण ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट हो रही थी तो नेहरू जी ये चाहते थे कि अलग से अनुसूचित जाति को आरक्षित वर्ग में ना रखा जाए, दलितों को। वो चाहते थे इनको अल्पसंख्यक में एडजस्ट कर दिया जाए, जिसको हिंदू कोड बिल के नाम से भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। तो मौलिक रूप से हमेशा बाबा साहब हमेशा इसके पक्षधर थे कि नहीं भाई, जब तक उनको साथ लेकर आप नहीं चलोगे तब तक इस देश का निर्माण नहीं कर सकते। और इस बात को, और नेहरू जी बार बार उनको अल्पसंख्यकों के साथ रखने पे आमादा थे। वैसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, लेकिन आप कह रहे हैं हितेश जी कि कमलनाथ सक्रिय नहीं है, कमलनाथ रहते नहीं है। आज तो देखिए पहुंच गए थे मऊ और उन्होंने बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा का ऐलान भी कर दिया, कहा कि बहुत पहले से इच्छा उनकी इस बात की। नहीं, ये कब हुई? ये कब इसलिए हुई कि अब भाई उनको अब क्या करें, 80 साल की उम्र में अब अगला चुनाव कराने की जिम्मेदारी। तो अब आप मान रहे हैं ना कि कमलनाथ सक्रिय हो गए आपको टक्कर देने के लिए? नहीं, टक्कर के लिए नहीं, वो तो क्या बीच बीच में आ जाते हैं। दुबई भी कितने दिन रहे आपको मालूम, लगातार पासपोर्ट में ऐसा रह नहीं सकते ना, वीजा चलता है। ठीक है, उनको कोई ऐसा थोड़ा ना परमानेंट वीजा मिल गया वहां का, दुबई का, तो बीच बीच में उनको आना पड़ता है एक आध हफ्ते के लिए। चलिए ब्रजभूषण जी से हम थोड़ा समझ लेते हैं अब इसको। ब्रजभूषण जी, इतना निष्क्रिय होने का आरोप क्यों कमलनाथ के ऊपर लगा रहे थे जी? पराग जी, आज इंडियन न्यूज़ पे जो डिबेट है
वो इस बात पे है कि दलितों का हमदर्द कौन और बाबा साहब अंबेडकर किसके साथ है या जनता किसके साथ है, ये विषय मेन मुद्दा है। तो पराग जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को भीमराव अंबेडकर जी का ये झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भीमराव अंबेडकर जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी, तो ये भारतीय पलटू पार्टी हम लोग कहते हैं कि भारतीय पलटू पार्टी अब बनी है, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ काम नहीं है। रही बात हितेश भैया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आए और ना आए, ये तो विषय नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। अभी मुद्दा यह है कि भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मोत्सव है और महू में बहुत धूमधाम से साथ मनाया गया। कमलनाथ जी वहां पे गए थे और कमलनाथ जी के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी जो उस टाइम पे अब जाने का जो प्रयास कर रहे हैं और जो बार बार ये दिखाया जाता है कि दलितों के हितैषी कौन, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर हैं और बाबा साहब अंबेडकर ने किसी भी धर्म के साथ, किसी भी इंसान के साथ भेदभाव की परंपरा नहीं बनाई और उन्होंने एक संविधान लिखा। आप मध्य प्रदेश के अंदर संविधान की तो दशा और दिशा पराग जी आपने देखी हो, हितेश भाई साहब आप भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान बचा ही नहीं है। आप भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके भीमराव जी का अंबेडकर के संविधान का सत्यानाश करने पर लगे हुए हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूं पराग जी, बड़े निवेदन है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक जो संसदीय सभा में जो व्यक्तित्व बाबा साहब अंबेडकर ने दिए हैं, मैं उसके विश्लेषण आपको जानकारी देना चाहता हूं। 14 मई 1951 को अंबेडकर जी ने आरएसएस के बारे में बहुत तीखी टिप्पणी की थी, जो संसद के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। उन्होंने कहा, क्या मैं आरएसएस और अकाली दल का उल्लेख कर सकता हूं? उनमें से कुछ बहुत खतरनाक संघ है। संघ के खिलाफ और हिंदू महासभा के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर कतई तैयार नहीं थे। वो बार बार ये कहते हैं कि ये दोनों जो हैं, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी तो अभी उदय हुआ है, हिंदू महासभा थी उस टाइम पे और आरएसएस था। और मैं आपको बता देता हूं पराग जी कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई 1997 पीपी संसदीय बहस खंड क्रमांक 2 भाग 2 14 मई 1991 में संसदीय बहस में यह रिकॉर्ड में दर्ज है। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति हिंदू महासभा और आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दे और वो उनसे दूर रहने के लिए कहे, तो भारतीय जनता पार्टी की तो मजबूरी है कि हम इसलिए बोलते हैं भारतीय पलटू पार्टी, इनकी मजबूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सब अब इनको दिखने लगे। इनसे खाली इतना पूछिए कि आज से 70 साल 1970 के पहले कौन भारतीय जनता पार्टी और कौन संघ का व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनुयायी था और जो उनके साथ रहा है। लेकिन ब्रजभूषण जी, अगर कांग्रेस पार्टी अनुयायी नहीं है अम्बेडकर साहब की, तो क्यों अम्बेडकर जयंती पर भी मूर्ति की घोषणा करनी पड़ी कमलनाथ को और क्यों नहीं लगवा दी पहले? फिर 17 साल में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं लगातार, 15 महीने की सरकार में ही लगवा देते। और आप ये देखिए, आप निवेदन है 15 महीने का गुणगान बार बार करते रहते, 17 साल लोग भूल जाते हैं। अरे मैं नहीं कर रहा। ये देखिए 70 साल का गुणगान ये करते रहते, ये 7 साल में जो पीड़ा पराग जी, 7 साल की जो पीड़ा मध्य प्रदेश, पूरा देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, उस पे नहीं 70 साल जरूर याद करेंगे। चलिए जो किया 70 साल में। आज हमारे पास मोबाइल आया 70 साल में, आज हम बड़े हुए 70 साल की वजह से, आज हमारे बच्चे पढ़े 70 साल की वजह से। वो नहीं बोलेंगे, हाँ वो कहते हैं कि जो बर्बाद हुआ वो 70 साल में हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लौटूंगा आपके पास। चलिए, आप छत्तीसगढ़ के नेताओं का भी हम रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है जानते हैं, क्योंकि चुनाव तो वहां पर भी है। सर अंशुल मिश्रा जी, आपके पास में आ रहा हूं। 23 की बारी है और तैयारी दलितों को लुभाने की है क्या? पराग जी, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा से संपूर्ण हिंदुस्तान वासियों को, मेरे विपक्षियों को, मेरे कांग्रेसी भाइयों को, मेरे भाजपा के भाइयों को और मेरे मीडिया के भाइयों को, मित्रों को
बाबा साहब की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अब पराग जी मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि अभी मैं बड़ी बेरहमी से प्रवक्ताओं को सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बहुत उत्तम बातें बोली, लेकिन जब बीजेपी के मैं प्रवक्ता को सुन रहा था तो यही संस्कार की बात होती है। मुझे यहाँ पे संस्कार दिखते हुए नजर आ गया। संस्कार क्या दिखा कि आज जिस मुद्दे पर बैठा है, हम इतने महान व्यक्तित्व के धनी के मुद्दे पर बैठे हैं, ये हमारी आपकी सबकी है किस्मत है, लेकिन उनके श्रीमुख से एक बार भी जन्म जयंती की बधाइयां नहीं निकली। ये सीधा 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 संस्कार दिखता है कि कौन कितने पानी में है और कौन किसका कितना प्रेम करने वाला है। अब दूसरी बात मैं कह दूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, उम्मीद करता हूं वो बीच में नहीं बोला जाए। अब तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, अरे भाई पराग जी इस प्रकार की आऊंगा प्लीज, पहला राउंड एक बार कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा रुकिए प्लीज। क्या कराओगे? आपके चैनल पे ही सारी बाइट चल रही है, बधाई देते। अरे अंधभक्तों को शांत कर दीजिए, जवाब दे एक बार पहला राउंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप एक दूसरे को इंटरप्ट करिए। आप कौन से सुनना भी सीखो, करेंगे पराग जी, सुनना भी सीखो। डिबेट का ये स्तर रखना है कि उटपटांग बातें करेंगे तो एक मिनट रुकिए प्लीज, एक बार शांत हो जाए आप लोग। एक मिनट रुकिए, अंशुल जी आ रहा हूँ, अंशुल जी आऊंगा, एक मिनट आप रुकिए। हितेश जी प्लीज, मेरी सभी से दरख्वास्त है, आप लोग 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। हितेश जी पहली बात, हितेश जी प्लीज, ये तरीका गलत है सर, ये मेरी डिबेट में नहीं चलेगा प्लीज, ये तरीका गलत है सर, ऐसे चर्चा नहीं होती है। आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपके बीच में कोई नहीं बोला। और चर्चा का स्तर क्या होना चाहिए आप तय नहीं करेंगे सर। अगर वो बधाई दे रहे हैं अम्बेडकर जयंती की, मैं उनके मुंह को रोक नहीं सकता हूं, आप बधाई दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? चर्चा का स्तर क्या होगा ये आप तय नहीं करेंगे। दूसरा, पहले राउंड में इंटरप्ट आप नहीं करेंगे सर, पहला राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद एक दूसरे को काटिए। मेरी सभी से विनम्रता पूर्वक अपील है। अंशुल जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। जी पराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका पुनः दिया। अब मैं फिर अपने तीसरे बिंदु पर आना चाहता हूं कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने यह बताया कि कितने सारे वैचारिक मतभेद थे नेहरू जी को लेकर और अंबेडकर जी को लेकर। जी हां मतभेद थे, क्योंकि मतभेद इसलिए थे क्योंकि हमें राष्ट्र निर्माण करना था। लेकिन शायद बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को पुनः भूल गए अंधभक्ति के आलम में कि वही संविधान आज देश में अप्लाई है जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया था, वही दलितों का सम्मान आज भी हिंदुस्तान में अप्लाई है जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था। सिर्फ और सिर्फ क्यों अप्लाई है? क्योंकि वैचारिक मतभेद तो अवश्य थे, मनभेद नहीं थे। और मध्य प्रदेश की उस पावन धरा पर वह बीजेपी के प्रवक्ता जो अंधभक्ति के आलम में बात कर रहे थे ना, वो उसी भूमि पर बैठे हैं जिस पर इन्होंने उसी संविधान की हत्या करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए, अपनी पार्टी को आगे करते हुए, धन बल का प्रयोग करते हुए आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार और जनता जनार्दन के आशीर्वाद को पलटा है। तो कम से कम जो बीजेपी के प्रवक्ता जो अंधभक्ति और व्हाट्सएप वाले होते हैं ना, कम से कम वो हमारी कांग्रेस को या जनता जनार्दन को बरगलाने की प्रयास मत करें और डिबेट का एक तरीका अवश्य सुन लें कि एक बारी आती है उसका अपने सर आप अपनी बात तो रखिए, तो ज्यादा बेहतर तरीके। धन्यवाद सर। चलिए वो मैं तय करूंगा सर कौन अपनी बात रखेगा, सबको मैं मौका दे रहा हूं बराबर का। अगर आप लोग बीच में एक दूसरे के साथ बोलेंगे तो ये गलत है, इस पर मैं टोकूंगा भी और आगे भी टोकूंगा, क्योंकि ना दर्शक समझ पाते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं, ना मैं समझ पाऊंगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। मनीष राय जी आप अपनी बात अब रखिए। चुनाव नजदीक है और सभी नेता सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों प्रदेशों की आज हमने खबरों को देखा और दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने सुना, नेताओं को भी हमने सुना। बाबा साहब अंबेडकर की जब जयंती आई तब दलितों की याद आई है। इससे पहले ना कोई मूर्ति लगाने की बात हुई थी, ना ही कोई प्रतिमा लगाने की बात हुई थी। मनीष राय जी, तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी क्या छत्तीसगढ़ में यही कर रही है कि कैसे दलितों को साधा जाए? मनीष जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? मनीष जी अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। एक मिनट। हाँ पराग जी अभी आवाज आ रही? बोलिए सर, आ रही आवाज। हाँ पराग जी, मैंने हितेश जी की भी बात सुनी और ब्रिजभूषण जी की भी बात सुनी, अंशुल जी की भी बात सुनी। हितेश जी ने बहुत कुछ सच्ची बात कही। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी किसी दलित या किसी स्पेशल कास्टिज्म पे बिलीव नहीं करती है और इसीलिए मैं ब्रिजभूषण जी की छोटी सी बात का जवाब दूंगा। उन्होंने जिक्र किया था संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में कि उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कहा, तो ब्रिजभूषण जी को जानकारी दूंगा। 13 जनवरी 1934 की जनता जो पेपर है उसमें पब्लिश है, पीटी सिलारे ने एक लाइन कही थी
बाबा साहब आंबेडकर जी की वाणी में लिखी हुई है, वो प्रिंटेड है और दर्ज है कि आरएसएस जो समरसता का भाव सिखाती है, जहां पर एससी एसटी ओबीसी का कोई विषमता नहीं होती, सभी समान पाए जाते हैं, उस चीज को अगर संघ की शाखाओं में देखा जाए तो वह संघ की शाखाओं में मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ जातिवाद फैलाया है। ये एससी एसटी ओबीसी का जातिवाद फैलाकर लोगों को बांटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश को बांटने का काम किया है। और यही चीज आज भारतीय जनता पार्टी समरसता के माध्यम से आज कभी 70 सालों में, जैसे पराग जी आप ही की बात कहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 70 सालों में कभी कांग्रेस को याद नहीं कि बाबा साहब के मूर्ति को लगाना चाहिए, बड़ा मूर्ति का अनावरण करना चाहिए। कभी भी इनको ये याद नहीं आया सरदार पटेल की मूर्ति होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने सरदार पटेल की सबसे आदमकद प्रतिमा गुजरात में निर्माण करके दिखा दिया है। आज 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसीलिए हम कभी विभाजन की राजनीति नहीं करते, हम देश को जोड़ने और राष्ट्रवाद का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत भी वही है पराग जी, कि भारतीय जनता पार्टी समरसता के साथ, सौहार्द के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, बाबा साहब अंबेडकर से सिद्धांतों के साथ, आज उनकी जन्म जयंती है, बैसाखी पर्व है, चाहे असम का बिहू है, चाहे जितने भी त्योहार हैं हमारे देश के, सभी को एकता रूप और बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हुए उनके ही सिद्धांतों पे भारतीय जनता पार्टी आज कभी मऊ जैसी जगह पे शायद कांग्रेस गई नहीं होगी, चंद्रशेखर आजाद की धरती पर कभी नहीं गई कांग्रेस, भगत सिंह की धरती पर कभी नहीं गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे शहीदों को, उन सारे सम्मानीय लोगों को सम्मान दिया है और भारत में पहचान कराई है, लोगों को, युवा वर्ग को जगाया है कि हाँ ये आपका इतिहास है। हमको तो मुगलों का इतिहास पढ़ाया है कांग्रेस ने, जो कांग्रेस ने देश के साथ धोखा और गद्दारी की है। हाँ, अंशुल जी ने कहा ना अंधभक्त, हम अंधभक्त नहीं, हम राष्ट्रभक्त हैं और देश के लिए, राष्ट्रभक्त के लिए जान समर्पित करते हैं। इसीलिए अंशुल जी, आपकी हंसी पर मुझे सही में लज्जा आती है, आपकी सोच पर मुझे लज्जा आती है कि कांग्रेस की सोच आज भी नहीं उठी है, इसीलिए पूरा देश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में 7 से 2 हो गए, बंगाल में 0 हो गए, 4 राज्यों में गायब हो गए। अब क्या चाहिए? आपके नेता तो इटली आराम करने चले जाते हैं, दुबई आराम करने चले जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हर समाज के लोगों को। लेकिन मनीष जी, कांग्रेस तो ये भी कहती है कि आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल करा कर। देखिए, कांग्रेस युक्त वही है जो हमारी विचारधारा को, राष्ट्रवाद को समझेगा पराग जी, वो हमारे। सर, ये रातों रात विचारधारा बदलती कैसे सर? इसका फॉर्मूला क्या है मनीष जी? मनीष जी, रातों रात विचारधारा बदलने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, कुछ विचारधाराएं पराग जी शायद स्वार्थ से बदलती है, कुछ विचारधाराएं पार्टी संगठन के विचारधारा के साथ चलती है। तो जो हमारे विचारधारा के साथ चलता है उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया जाता है और वो हमारे रीति नीति सिद्धांतों को पालन करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा ऊंचा करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ अब हितेश वाजपेयी साहब नहीं है। ब्रजभूषण जी, आपके पास में आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की निष्क्रियता को लेकर सवाल अभी हितेश जी उठा रहे थे और सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए पार्टी क्या कर रही है? सर, दलितों को आप साध रहे हैं, ठीक है, आपका वोट बैंक है, बीजेपी का वोट बैंक है, वो भी साध रही है। हालांकि अगर हम इनको कैटेगराइज ना करें और जो हम राष्ट्रवाद की बात, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये बात करते हैं कि हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, तो फिर क्यों कैटेगराइज किया जाता है? और संगठन की मजबूती के लिए कितना फोकस पार्टी कर रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जब सरकार में आई कांग्रेस पार्टी, उसके बाद क्राइसिस सरकार के अंदर हुए तो आपको सत्ता हाथ से गंवानी पड़ी। अब आने वाले 2023 में संगठन की मजबूती के लिए क्या कोई ठोस प्लानिंग आप लोगों की है? ब्रजभूषण जी। पराग जी, मैं इंडिया न्यूज को पहले धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम गनीमत है कि इस चैनल पे आपके होते हुए कोई इंसान मुर्गा मुर्गी की तरह इस चैनल पर लड़ता नहीं है। मैं बर्दाश्त भी नहीं करता सर ऐसे चर्चा। अब मैं आता हूं मनीष राय जी पे। मैं आपका धन्यवाद कह चुका इसी बात पे जी, आगे बढ़िए। अब मैं मनीष जी पे आता हूं। कांग्रेस की विचारधारा, पराग जी, कांग्रेस की विचारधारा, हम चुनाव जीते हारे और हम लोग बार बार हारे, हमें इसकी कतई चिंता नहीं है। इस देश में भाईचारा रहना चाहिए, इस प्रदेश में भाईचारा रहना चाहिए। पराग जी, बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर संविधान की और न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं,
जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जनता को महंगाई के साथ लूटा जा रहा है, पूरे देश में लूटा जा रहा है जी, जिस प्रकार से प्रलोभन देके, अभी मनीष राय जी कह रहे थे ना कि कैसे आते विचारधारा कैसे बदल जाती है। जो व्यक्ति लगातार बीजेपी के प्रवक्ता जिसको गाली बक रहे होते हैं, रातों रात उसका परिवर्तन कैसे हो जाता है तो भगवान राम और भगवान शंकर ही बता सकते हैं, हम तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कैसे अचानक उनका खून बदलता है ये तो वो जाने, और हमें उनके विषय में ज्यादा बात भी नहीं करनी। रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश में जहां मूर्ति की बात कर रहे हैं तो वो देश में देश के कलाकारों से, देश के मूर्तिकारों से मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं। मनीष राय जी, जहां गुजरात में आपने मूर्ति बनाई उसके लिए हम लोग कभी कटाक्ष नहीं करते, लेकिन आपने 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाई और आपको भारतवर्ष में एक भी मूर्तिकार नहीं मिला, आपको चाइना से मूर्ति बनानी पड़ी। और आज की तारीख में वहां पे 350 रुपए फीस देकर आपको मूर्ति देखने का मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है। आप कभी जाइए वहां पे। आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, मैं भावरा जिले में जहां झाबुआ अब अलीराजपुर में आ गया है, हम 10 बार गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे फोटो खींच के नहीं बताते कि हम चंद्रशेखर आजाद की समाधि पे हम गए, चंद्रशेखर आजाद जी जहां जन्म हुए वहां गए। महू जैसे में 10 बार मैं जाता हूं, 10 बार जहां जन्म हुआ है और जहां जन्म हुआ उसके बगल में बिल्कुल सटी हुई मस्जिद भी है। आपको शायद ये खबर नहीं होगी मनीष राय जी, आप आना एक बार महू मेरे साथ, मैं आपको घुमा के लाऊंगा कि ये मस्जिद है और ये भीमराव अंबेडकर जी का जन्मस्थली है ना। मेरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा पराग जी हमें जरूरत है इस प्रदेश में सद्भावना की, सबसे ज्यादा जरूरत है हमें 2 रोटी की, सबसे ज्यादा हमें जरूरत है भाईचारे की, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार इस वेद द्वेष को इतना बिगाड़ रहे हैं कि भारत की जनता एक दूसरे से सहमे हुए नजर आने लगे। आज आप मुसलमान पे आ रहे हैं, कल क्रिश्चियन पे आए थे, परसों सिख पे आ जाओगे। और मनीष राय जी, आप जो आरएसएस की बात कर रहे हैं ना, मैं लेकिन ब्रजभूषण जी आपको बीच में रोककर एक सवाल है मेरा, आप ये कह रहे हैं कि हम जाकर सेल्फी खिंचाने के शौकीन नहीं है, तो आज कमलनाथ जी भी गए ना, महू तो गए और उन्होंने ऐलान भी किया प्रतिमा का, तो समय समय पर भुनाने की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना। फिर मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं पराग जी। हाँ पराग जी, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, मैं बड़ा लीडर नहीं हूं और मैं छोटे से कार्यकर्ता से अपने हिसाब से पार्टी में काम करता हूं और जो मुझे जवाबदारी यदि कांग्रेस की विचारधारा से मैं वो काम करता हूं। और मैं निश्चित तौर पे एक बात जानता हूं कि इस मध्य प्रदेश में भाईचारा रहना चाहिए और गरीब की हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश आज की तारीख में पूरे देश में भुखमरी की कगार पे है। जनता यहाँ त्रहिमाम कर रही है, लोगों को यहाँ पे 2 रोटी खाने का साधन सुविधा नहीं है। चलिए ठीक है, दलितों की बात चूंकि कर रहे हैं आज आप लोग, तो अंशुल मिश्रा जी से मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि आप तो सरकार में सर वहां पर छत्तीसगढ़ में, तो क्या किया फिर आपने इस कार्यकाल में दलितों के लिए? बहुत बहुत उम्दा प्रश्न है ये ऐसे प्रश्नों को मैं कंस्ट्रक्टिव प्रश्न करता हूं और आप न्यूज चैनल के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को सैल्यूट करता हूं। हमने क्या किया दलितों को, हमने क्या किया गरीबों को, हमने क्या किया पिछड़ों को, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि अभी मनीष राय जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे और उनको पढ़कर भी आए हैं, मुझे ऐसा लगता है अंबेडकर साहब को, शायद वो पढ़ना ये भूल गए कि अंबेडकर साहब ने ये, अब मैं जवाब दे दूं मनीष जी आपका? नहीं, बिल्कुल बोलिए। ठीक है, ठीक, तो वो पढ़कर भी आए हैं, तो शायद बाबा साहब को ये बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का इनको एक स्टेटमेंट याद नहीं होगा महिलाओं को लेकर, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था, महिलाओं के सम्मान में यह कहा था कि आरएसएस जैसे एक संगठन के लिए पिछले कई वर्षों में एक भी महिला ऐसी नहीं मिली है जो सत्ता के शीर्ष पर या संगठन के शीर्ष पर जा सके, वो खैर आज भी नहीं मिली है। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि हमने दलितों के लिए क्या किया। हमने दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, क्योंकि कई सारे दलित भाई जो है वो वनांचल में रहते हैं और उनको 4,500 रुपए समर्थन मूल्य देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किया है। बहुत सारे लोग जो ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो किसान हैं, जो बहुत दूर पिछड़े अंचल में रहा करते थे, उन किसानों के लिए 2,500 रुपए समर्थन देकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश दाऊ की सरकार ने किया है। और बहुत सारे ऐसे दलित व्यक्ति भी थे जिनके पास भूमि ही नहीं थी,
जो इच्छुक तो थे किसानी करने के लिए, इच्छुक तो थे वो अपने आप को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, लेकिन उनके पीछे कुछ भी नहीं था। तो उन्हें वन पट्टा देते हुए, उन्हें भूमिहीन किसानों को मजदूरी कराते हुए उन्हें एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है महोदय। तो मनीष राय जी, थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हो ना, अगर बचपन से पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ा करो। अल्पज्ञानी लोग जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, और ऐसे अल्पज्ञानी ना छत्तीसगढ़ में बहुत पाए जा रहे हैं जिनकी कई सा भी नहीं। मनीष जी, तो बाबा साहब ने यह कहा था, इसको आप मानते हो ना, आरएसएस के लिए कहा था, इसको मानते हो ना? आज तक एक भी महिला नहीं मिली है, आधी आबादी पूरा हक देख लीजिए। अरे महिला का बताइए ना चाचा, अरे चाचा से पूछ के महिला का बताइए। अरे मैंने आरएसएस की बात कही है, आरएसएस की बात की, बीजेपी की बात नहीं कही। आरएसएस में एक भी ऐसी महिला क्यों नहीं है? सामाजिक संगठन है, आप लोग को शायद। तो आप आरएसएस का, मैं आरएसएस का। अच्छा चलिए मनीष जी, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। अंशुल जी आप फटाफट कंप्लीट करिए अपनी बात। ठीक है अंशुल जी कंप्लीट करिए। वही मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मनीष राय जी ने अभी बीजेपी की और आरएसएस की बात बताई, तो मैं आरएसएस का महिला के खिलाफत होने का, आधी आबादी पूरा हक का जो काम नहीं कर रहा है उसका खिलाफत करता हूं इसी न्यूज चैनल के माध्यम से। क्या मनीष राय जी मेरा समर्थन करते हुए आरएसएस का खिलाफत करेंगे क्या? हाँ या ना में सीधा सीधा जवाब दे देंगे क्या? ये दोहरे चरित्र की राजनीति करना बंद करिए, देश की राजनीति करना चालू करिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप देशभक्त नहीं अंधभक्त है। करिए आरएसएस की खिलाफत, मैं आपका समर्थन करने तैयार हूं अभी लाइव डिबेट में। चलिए ठीक है मनीष जी, करिए आप। मनीष जी, अंशुल जी ने जो काम गिनाए, सच में क्या मनीष जी एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए सर। मनीष जी, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते क्या छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने उन सभी कामों को देखा जो अंशुल जी ने गिनाए हैं अभी? बिल्कुल पराग जी, अब मैं इन्हीं के कामों को गिनाता चलता हूँ। दाऊ जी ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया, अभी तक 2 साल का बोनस बाकी है, वो कहाँ गया? बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया, वो कहाँ गया? शराबबंदी की बात की, वो गायब है। गंगा जल की कसम खा के दाऊ जी, वो गायब है। आज छलावा अगर आदिवासियों के साथ हुआ है, आज नक्सली हमलों में पुराने बेचारे सिंपल आदिवासी जो बेचारे ना समझ बिल्कुल साधारण आदिवासी मारे गए हैं, तो वो भूपेश की सरकार में मारे गए हैं। आज भूपेश जी ने जो झूठ बोला है छत्तीसगढ़ के साथ, कर्जे का बोझ डाला है, वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की देन है। आज कांग्रेस का दोहरा चाल चरित्र अगर कहीं नजर आता है, और छत्तीसगढ़ का पैसा राजस्थान के चुनाव में जाके, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके, उत्तराखंड के चुनाव में जाके अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो भूपेश सरकार ने किया है। ये सारी गंदी राजनीति कांग्रेस की विचारधारा की है, और कांग्रेस इसी तरह का दोहरा चरित्र हमेशा अपनाती आ रही है। छत्तीसगढ़ के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक परिवार के जाके चरणों में गिरना है, क्योंकि चमचागिरी इनकी प्रवृत्ति है। ये कहते हैं ना अंधभक्त, हम इसीलिए राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, हम चमचागिरी नहीं करते। ये चमचागिरी प्रवृत्ति से बढ़ना चाहते हैं और एक परिवार के अंधभक्त होके चमचागिरी करके कांग्रेस की राजनीति करना चाहते हैं। हाँ, बात जहां तक बात है बाबा साहब की, बाबा साहब अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अर्थशास्त्री थे, सामाजिक समरसता के नेता थे, संविधान के निर्माता थे। ऐसे व्यक्ति के आज अगर डिबेट में हम बैठे हैं तो हमें बात करनी चाहिए कि कांग्रेस ने इतने सालों में लोगों को क्यों बांटा, क्यों एससी एसटी और ओबीसी में बांटकर हमको विभाजित किया। सभी जब एक ही हिंदुस्तान की संतान है तो सभी को हिंदुस्तानी का करार क्यों नहीं दिया? यह मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कांग्रेस के उस दोहरे चरित्र का। मात्र चुनावी राजनीति के नाम से कांग्रेस ने ये सारा चीज किया है, और आज छत्तीसगढ़ में आज लूटने का अगर कोई काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भूपेश सरकार कर रही है, और छत्तीसगढ़ गर्त में चला जा रहा है। इनका सबसे बड़ा, पराग जी छोटी सी बात ऐड करूंगा, बार बार कहता हूं, गौठान योजनाओं में अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 20 लाख रुपए देकर पूरे गौ माताओं को रास्ते में छोड़ दिया है, और भूपेश काका जिंदाबाद, गौ माता बेचारी रास्ते में पड़ी है। भूपेश काका, आप अगर नरवा गुरुआ बाड़ी अगर भूपेश के चिन्हारी कहते हैं, तो भूपेश आप ये जाग जाइए कि गौ माता और किसान और दलितों और सारा समाज को अगर आप इसी तरीके से अनदेखा करते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस एक दिन निश्चित रूप से 2023 में साफ हो जाएगी। हमारा एक ही मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी के नाते हम 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे। ठीक है अंशुल जी, आऊंगा, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। ब्रजभूषण जी के पास मैं जाना, उनकी बारी अभी। ब्रजभूषण जी, जो नुकसान 2018 में उठाना पड़ा आप लोग को कुछ सीटों पर, उसकी भरपाई की तैयारी है क्या? पराग जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता
2023 में कांग्रेस के साथ नजर आएगी। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस में जनता के साथ धोखा हुआ है उसका समय 2023 में नजर आएगा। जो त्राहिमाम महंगाई में जो हजारों लाखों करोड़ों लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उस पलायन को रोकने के लिए कमलनाथ जी यहाँ मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। जो इनको मनीष जी जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार को पसंद नहीं आया, कमलनाथ जी ने जहाँ गाय की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने 9 रुपए से ज़्यादा 20 रुपए डबल चारे की व्यवस्था करी। 17 साल में शिवराज सिंह चौहान जी को गाय की याद नहीं है। जिस मनीष जी जो भूपेश बघेल जी की गाय घूम रही है, जो वो बात कर रहे हैं ना, कभी मध्य प्रदेश भी आइए। मध्य प्रदेश में पूरे हाईवे पे गाय और बछड़े और भैंस सब रोडों पर मिल जाएगी, हाईवे पे मिलेगी। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं पराग जी, निश्चित तौर पे यहां पे मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। महंगाई, शिक्षा, जो स्वास्थ्य और जो पानी की समस्या, अब तो बिजली की बात देखिए। और आप ये देखिए पराग जी, मध्य प्रदेश में 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है। कभी इस विषय में मनीष जी सोचिए कि इस कर्जे को कौन ने दिया, कौन पटाएगा। यह कांग्रेस से टाइप कर्जा नहीं हुआ। 70 साल में जितना कर्जा था उससे 10 गुना कर्जा शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में लिया है। और आज भी रोड पे चलने के लिए एक कार वाले को रोड टैक्स अलग देना पड़ता है, पानी के लिए टैक्स अलग देना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जीएसटी, सबसे ज्यादा वेट मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ पे लगातार घाटे पे घाटा चला आ रहा है। और हम लोग निश्चित तौर पे पराग जी पूरे गांव में जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ और इतनी समझदार, जरूर समझदार है कि कांग्रेस की बात समझेगी और कांग्रेस को वोट डालेगी। और मनीष जी, जहां आप हमें साफ करने की बात कर रहे हैं ना, तो आप 2 से लेके यहां तक आ गए हो। तब आपने 10 साल 15 साल आपकी जो महासभा, हिंदू महासभा, तो उसने हिम्मत नहीं आ रही। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों के मुखबिर नहीं बने इस देश में। हमने अंग्रेजों के साथ कुर्बानियां दी हैं। हमारे दादा ने शहादत दी है, शहीद में नाम दर्ज है। किसी आरएसएस वाले का नाम भी तो बता दीजिए, ठीक है, कि किसने इस अंग्रेजों के साथ लड़ने में जेल गए हैं, शहादत दी है, कौन ने अंग्रेजों की मुखबिरी करी, वो भी तो बता दीजिए। हम तो एक बात जानते हैं, भारतीय पलटू पार्टी पहले भी अंग्रेजों के साथ थी, आज भी अंग्रेजों के साथ है। चलिए ठीक है अंशुल जी, अब आप अपनी बात रखिए। जी, मैंने फिर विनम्रता पूर्वक सबको सुना और भैया ने अपनी बात पूर्ण करी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं उसमें एक लाइन और ऐड कर देना चाहता हूं कि महंगाई का उन सभी पर प्रवास। तो महंगाई बहुत चरम पे महोदय, थोड़ा सा अंधभक्ति से निकलना। अब भैया के प्रश्नों का बिंदुवार तरीके से जवाब देना चाहता हूं। आरएसएस के विरोध में ये एक शब्द नहीं बोले, पता नहीं क्यों नहीं बोले। आरएसएस का विरोध नहीं कर पाए कि महिलाओं का ये सम्मान नहीं कर पाए। अब महोदय उस आरएसएस में और बीजेपी में होता होगा कि दारू को गंगा जल से कोरिलेट कर देता होगा। मैं अभी गंगा जल की कसम खाकर यह कहता हूं न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमने कभी भी दारू को, कृपया करेक्ट कर लीजिए भैया। इनको पराजी, जब मैं बोलूं ना तो मेरे बीच में, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो फिर ये सुन नहीं पाएंगे। पहले कंप्लीट कर ले लीजिए। आप लिख लो। आप मैं गलत बात नहीं करता हूं, मैं सही बात करता हूं। आपको उस दिन की वो पीसी उठाकर देख लेना चाहिए कि हमने दारू को कभी गंगा जल से रिलेट नहीं किया और ना कभी कसम खाई दारूबंदी को लेकर। दूसरी बात, 2500 रुपए जो महंगाई भत्ता देने की बात करते हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, तो सीएमए की डाटा यह कहता है कि 0.6 पर हम पहुंच चुके हैं। तो मैं यह समझता हूं, एक युवा होने के नाते समझता हूं कि एक व्यक्ति विशेष को अरे झूठा है तो मतलब मोदी जी को झूठा बोल रहे हैं आप। मतलब अगर वो आंकड़ा झूठा आया है, अरे तो फिर फंस गए आप अपनी बातों में। मोदी जी, अरे सुनो मैंने तो कंप्लीट, अरे यार फिर क्यों रो रहे हो चाचा आप? चलिए ठीक है जी, मैं ऐसे में फिर दिस इज नॉट अ वे टू टॉक। मेरे को अपनी बात रखने का मौका अगर मिलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ कंप्लीट करें अंशुल जी, बोलिए। चलिए लगता है कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ गया है। अंशुल जी अभी सुन नहीं पा रहे हैं। ब्रजभूषण जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी पराग जी। ब्रजभूषण जी, आपके पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं, जब तक हम अंशुल जी को कनेक्ट करते हैं। जी सुन रहे हैं सर? आवाज आ रही है? जी पराग जी बोलिए। जी
ब्रजभूषण जी, सवाल देखिए 2023 को लेकर और आज अंबेडकर जयंती पर जब सबने बाबा साहेब को नमन किया जी, तो सवाल यह है कि हम जितना कोशिश करते हैं वोट बैंक को लुभाने की, उतनी कोशिश संगठन की मजबूती की भी होनी चाहिए और हमें उन चीजों पर मंथन करना चाहिए जो हमारे फेवर में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कुछ रणनीति के साथ 2023 में आगे बढ़ रही है? क्या सिर्फ होड़ ही रहेगी दलितों को साधने की, जैसा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किया वैसा आप मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, विपक्ष होने के नाते दोनों पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सवाल संगठन की मजबूती का बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रजभूषण जी। पराग जी, मैं आपको बता दूं, इस देश में कांग्रेस में किसी जाति को साधने का प्रयास नहीं किया और कांग्रेस समान जाति, समान इंसान और समान भाव के साथ काम करती है और ना ही किसी जाति के साथ इतिहास में भेदभाव भी किया है। भेदभाव का काम हिंदू महासभा, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी उदय हुआ है, ये इन लोग का लगातार इतिहास है और लगातार पूरे देश के जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अभी एक बात कर रहे थे कि आरएसएस में की विचारधारा से साथ लोग जुड़ते हैं और आरएसएस जो है दलितों उनके लिए काम करती है। इनसे पूछ लीजिए कि आरएसएस में अगर 5% भी दलित अगर सदस्य हैं, हालांकि सदस्य इनके पास सूची इनके पास आ ही नहीं सकती, इनकी सूची में नाम ही नहीं है उन लोग के, क्योंकि जाना नहीं चाहते। भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस बात को बोल दिया है कि सबसे ज्यादा इस देश को खतरा है तो संघ से है। और आप ये देखिए पराग जी, बड़े विनम्रता से कहता जा रहा हूं कि भारतीय पलटू पार्टी हम इसलिए कहना चाहते हैं कि इनने लगातार मनमोहन सिंह के टाइम पे जिस चीज का विरोध किया और बड़े प्यार से इन्हें अपने माथे लगा लिया। आधार कार्ड का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करा, पराग जी आपको भी याद ही होगा, सबने किया। मनरेगा का विरोध नरेंद्र मोदी ने भरी लोकसभा में किया। एफडीआई का विरोध पूरे यहां पे उमा भारती जी कह रहे थे मैं बाल बाट में आग लगा दूंगी। सवाल ये है कि कमलनाथ को ये कब पता लगा कि जो बाबा साहेब अंबेडकर थे वो मानवता के सबसे बड़े प्रतीक थे? ये क्या आज ही पता लगा कमलनाथ को ये बात? और अगर प्रतिमा की आप लोग बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार सर और भी प्रदेश में है। अभी ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रदेश में और में आपकी सरकार नहीं है, तो वहां पर भी लगवा देते कम से कम मूर्ति। भाई प्रदेश की कांग्रेस हो या देश की कांग्रेस हो, पार्टी तो एक ही है ना, तो विचारधारा भी एक ही होगी। आप ये देखिए कि मूर्ति का कमलनाथ जी ने कहा है कि भव्य प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए, बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बहुत समय से इच्छा थी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पे सबसे और ये जो प्रतिमा होगी ये मानवता का प्रतीक होगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतीक अंबेडकर साहब थे मानवता के। बिल्कुल निश्चित तौर पे जी, बिल्कुल। अब कांग्रेस सरकार जब आएगी, कमलनाथ जी ने अगर बोला है तो भव्य मूर्ति का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर जी की कहीं प्रतिमा नहीं लगी। लगातार भोपाल में इस 17 साल में जो बोर्ड ऑफिस चौराहे पे भव्य प्रतिमा, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग रचने गए थे, वहां पे यहाँ पे एक अन्ना नगर और है, अन्ना नगर पे ये लोग नहीं गए, अन्ना नगर पे केवल दलित परिवार और कांग्रेस के लोग नजर आए। पूछिए इनसे कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का अन्ना नगर में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि और उनके माला चढ़ाने गया हो तो दिखावे की राजनीति न करें। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अब तो मनीष राय जी बचे मध्य प्रदेश के प्रवक्ता भी चले गए और अभी है सर, आगे लौट आए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल मध्य प्रदेश में इंसानियत की बात करिए। मध्य प्रदेश में इंसानियत, समभाव और समान विचारधारा के साथ ही देश का विकास किया जा सकता है, अन्यथा देश के टुकड़े टुकड़े तोड़ने में ज्यादा समय लगना नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे संविधान की धज्जी उड़ा रही है मध्य प्रदेश में, मेरी घोर आपत्ति इस बात की कि लगातार मध्य प्रदेश में संविधान की धज्जी उड़ा जा रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है पराग जी, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। आप दिल्ली में रहते हैं पराग जी, दिल्ली में आप अगर बाइक से जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं और अगर कार से जाते हैं तो आप सीट बेल्ट निश्चित तौर पर लगाते होंगे, आप बगल में बैठते तो भी लगाते होंगे। मध्य प्रदेश में 2006 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आज तक मध्य प्रदेश में कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता
कोई हेलमेट नहीं लगाता, लगातार चौराहे पे चालान बनते। कभी आप मध्य प्रदेश के प्रवक्ता से ये बात जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब समय आखिरी दौर में है इस चर्चा की, इसलिए अंशुल जी आऊंगा आपके पास। मैं आ रहा हूं, बहुत शार्प कमेंट चाहूंगा सर, बहुत छोटा कमेंट, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। अंशुल जी बोलिए। मैं 10 सेकंड में पूर्ण करूंगा, अगर अंधभक्त उंगली ना करे तब। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी के यह संस्कार होते होंगे कि जो गंगा मैया को दारू से जोड़ने का काम करते होंगे। और भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने कर्ज लिया। हाँ, हम मानते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमने कर्ज लिया, कि जमहूरियत में जनता जनार्दन होती है, और अगर जनता जनार्दन के भले के लिए हमें लाखों करोड़ों का भी कर्ज लेना पड़ा तो भूपेश दाऊ की सरकार तत्पर रहेगी। यही बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ, इसलिए आपको साइड में कर दिया गया। अब तीसरी बात, भैया ने कहा कि कांग्रेस ने SC ST उसमें क्यों बांटा। तो भैया थोड़ा तो बुद्धि करिए, थोड़ा तो भक्ति के आलम से निकलिए मनीष राय जी, और थोड़ा यह जानिए कि आरक्षण अगर हिंदुस्तान में किसी में आया था तो वो कांग्रेस की देन थी। आरक्षण मतलब यह होता है, आपको बता दूं, आरक्षण मतलब यह होता है कि दूर स्थित व्यक्ति जो मुख्य धारा में नहीं जोड़ा है उसको जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो वह कांग्रेस शासित सरकारों ने किया था। तो जो आपके भक्ति का आलम है ना, जो आरएसएस में आप किसी महिला को नहीं बिठालते हैं ना, तो उसी आरएसएस में जाइए और उनसे यह कहिए कि महिलाओं का सम्मान करिए, क्योंकि आधी आबादी पूरा होता है महिलाओं का। अकेला मोदी करने से, मोदी करने से कुछ नहीं चलता है देश। ठीक है, चलिए मनीष राय जी बताइए सर, 15 साल तो आप भी रहे ना सत्ता में, आपने कितना कर दिया? बहुत शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, छोटा कमेंट एक। बहुत छोटा सा कमेंट करूंगा, इनका ज्ञान बढ़ा दूं अंशुल जी का। शायद ये मेरा पर्याप्त ज्ञान है, आप अपने ज्ञान को रखिए अपने पास है। आप अपने आरएसएस में आज तक एक भी महिला को सर्वोच्च पद पर क्यों नहीं मिला? सर अब एक सवाल पर मत अटकिए सर, आगे बढ़िए प्लीज। मनीष जी कंप्लीट करिए आप जल्दी से, मनीष जी जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज। अंशुल जी आप रुक जाइए, समय नहीं है मेरे पास, प्लीज मनीष जी कंप्लीट करिए आप। राष्ट्र सेविका समिति, इसीलिए महिला क्यों नहीं बैठी आज तक सर्वोच्च पद पर? आज तक महिला क्यों नहीं बैठी सर्वोच्च पद पर? महिला सर्वोच्च पद पर क्यों नहीं पता है? चलिए ठीक है, आज समय हमारे पास इतना ही, आज समय इतना ही, इजाजत दे रहा है चर्चा के लिए। ये आरएसएस का शुक्रिया सर, बस हो गया सर, प्लीज प्लीज हो गया सर, बीजेपी खत्म करिए आप प्लीज प्लीज। ठीक है, अब समय नहीं है हमारे पास, बहुत शुक्रिया। आप आरएसएस पर जब प्रश्न करते हैं तो मैं आरएसएस का ही बात करता हूँ। जल्दी कंप्लीट करिए सर मनीष जी। हाँ, बस मैं ये चाहता हूं कि 2023 में डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अपने उसी मोटो के साथ, चाहे वो सबका साथ हो, समरसता की बात हो, और बाबा साहब के संविधान का विचारधाराओं के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता के पास जा रही है और एक मजबूत विपक्ष के साथ खड़ी होगी। और 2023 में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को हटाकर मानेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष राय जी आपका, अंशुल मिश्रा जी आपका, ब्रजभूषण जी आपका, बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दोनों पार्टियां दावत तो ये कर रहे हैं कि अंबेडकर हमारी साइड है, लेकिन दलित किसकी साइड होंगे ये चुनाव में पता लगेगा। और कितना काम दोनों पार्टियों ने किया इस पर भी सोचने की जरूरत है दलितों के लिए। नमस्कार।